अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि इससे पहले टॉपिक पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मेन डॉक्यूमेंट जब आप घर ख़रीदते हैं, और अक्सर सुनने में आता है रेड टापू और ब्लू टापू, तो उसकी क्या डिफरेंस होता है उसमें, और वो किस तरह से चेक करेंगे आप। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें और ये कन्फ्यूजन दूर हो। तो आइए अब आज आते हैं आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी इस सिलसिले में कि जी हमें प्रॉपर्टी ख़रीदना है, कहाँ ख़रीदें और किस जगह ख़रीदें और कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको अंडरलाइन एक दे दूं कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और जो मेरा तजुर्बा था उसके हिसाब से भी मैंने कहा थोड़ा सा शेयर कर दूं आप लोगों को। और तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को डिटेल्स बताना चाहूँगी और उसको चेक करें आप। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सबने ये सुना हुआ होगा कि जब कोई आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं अगर, तो आप जानते होंगे कि यहाँ की मेन जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो मेट्रो बस है। और मेट्रो के नाम से, जो कि बहुत फ़ास्ट है और फ्रीक्वेंटली हर 2-3 मिनट के बाद आती है और बहुत अच्छा सफ़र होता है, तो सफ़र के लिए वो यूज़ की जाती है। तो घरों की कीमतें चाहे आप किराए पर लें चाहे आप परचेज़ करें, ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि जी ये प्रॉपर्टी इसलिए महंगी है क्योंकि ये मेट्रो से क़रीब है, ये प्रॉपर्टी अच्छी है क्योंकि ये मेट्रो से क़रीब है। तो मेट्रो जो है वो बेसिकली एक बहुत अहम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होने का एक ज़रिया है। तो जब आप घर ख़रीदेंगे तो आपको ये नोट करना है कि आपकी नीड क्या है। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर से बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपको आमद-ओ-रफ़्त नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह डेली आपको जॉब्स के लिए जाना है या किसी कारोबार के सिलसिले में जाना है, या बच्चे कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, जिनको बड़े बच्चे हैं जिनको दूर दूर सफ़र करना हो रहा है, तो आपको फ़ॉर श्योर ऐसी जगह देखनी है कि वो मेट्रो से क़रीब हो। वॉकिंग डिस्टेंस हो 4-5 मिनट का तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 10 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस आ रहा है, तो अगर उसमें जब आप गूगल सर्च करते हैं और उसमें लिखा आता है 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए वो डिस्टेंस आधा घंटा होगा, क्योंकि ये वो डिस्टेंस बहुत फ़ास्ट एक स्पीड से चलने वालों के लिए कैलकुलेट करता है गूगल। तो क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, हमने देखा जी गूगल पे एड्रेस निकाला और उसको चेक किया और उसने शो किया 10 मिनट्स फार अवे। लेकिन जब हमने चलना शुरू किया है तो स्पीड का भी फ़र्क होता है, चढ़ान और उतार बहुत ज़्यादा है। तो वो आप ये कंसीडर नहीं कीजिएगा कि गूगल 10 मिनट कह रहा है, या बेचने वाला जो आपका एजेंट है वो ये कह रहा है जी 5 मिनट दूरी पर है। तो आपको सब कुछ देख कर कैलकुलेट करके बेहतर है ख़रीदने से पहले एक दफ़ा आप जो घर ले रहे हैं उस घर से अब मेट्रो तक पैदल चल के देख लीजिए। क्योंकि होता ये कि गलियों गलियों में, और जहाँ आपका घर है मेट्रो से दूर 10-15-20 मिनट दूर, वहाँ बसें तो चलती हैं। श्योर थोड़ा सा चलेंगे, आपको बसों की सर्विस महलों के अंदर भी बहुत अच्छी है। 2 तरह की बसें, एक नॉर्मल जैसे हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे बसेस होती हैं वो हैं, और उसके अलावा मिनी बसें हैं जिसको डॉल्मेश या कुछ और नाम भी देते हैं, मैं इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, जस्ट लाइक अ मिनी बस। तो अगर वो बसेस भी हैं तो वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली चलती हैं और महलों में मिल जाती हैं आसानी से। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो बजट है वो आउट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम जो है पहले वो $2.5 से शुरू थी, अब वो मेरे ख़्याल में कम अज़ कम भी जो है स्टार्टिंग है वो 3 लीरा से, और ज़रा फासला होता रहेगा तो 3.5 लीरा 4 लीरा इस तरह उसकी कीमत है जो उसका किराया होता है एक तरफ का। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बस लेते हैं तो बस का किराया 5 से 6 लीरा एक तरफ का है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको किसी मेट्रो से कहीं जाना है और अपने घर से आप कोई छोटी बस लेते हैं, तो 3 या 4 मिनिमम भी अगर आप लगाते हैं लीरा आने के, और 3 और 4 वापस आने के, तो 8 से 10 लीरा का डिफरेंस आ जाएगा आपको मेट्रो बस तक पहुंचने के लिए डेली। और मेट्रो बस का फिर वो अलग किराया है, 2.5, 3, 3.5 जो भी है उसका कार्ड होता है, और उसका डिफरेंट एक मेथड होता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि कार्ड का तरीक़ेकार क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि कहने का मकसद ये है आप लोगों का कि आप लोग ये चीज़ ज़रूर देखें। बेचने वाला ये आपको कहता है कि जी 5 मिनट की दूरी पे है,
तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ऐसा तो नहीं कि मेट्रो तक पहुँचते पहुँचते आपको और ऐड हो जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेट्रो की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है, घर से बैठ के काम करना है, तब आपके लिए इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपको ट्रैवल करना है तो वो इतना ज़्यादा बजट आउट नहीं होगा। दूसरी बात है, जो अहम तरीन बात है, वो आपके फ़्लोर हैं कि जी आप फ़्लोर चेक करें कि आपको किस फ़्लोर पे जो है वो घर लेना है। ये बहुत अहम है। ज़्यादातर जब आप जाएंगे हाई राइज़ बिल्डिंग जो कंपाउंड्स में होती हैं वो 20, 25, 30 मंजिला तक इमारतें होती हैं। तो यही आपको जो आपका एजेंट है वो कहेगा जी आपको 16वीं मंजिल पे, 18वीं मंजिल, 26वीं मंजिल पे आप रह लें, और बहुत अच्छा है। लिफ्ट्स फ्रीक्वेंटली चलती हैं, 2-2, 3-3 लिफ्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि जो ऊपर, जितना आप और ऊपर जाती रहेंगे उतना ही आपका जो एयर क्वालिटी है, ऑक्सीजन लेवल है, वो भी डिफरेंट हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये कि उमूमन ये होता है कि जो गैस की लाइंस हैं, पाइप्स हैं और दूसरी चीज़ें वो भी ट्रैवल करती हैं जितना ऊपर जाता है। बीच में कहीं डैमेज हो गया तो आपके ऊपर तक सप्लाई जाने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह बिल्कुल बेसमेंट, जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि बिल्कुल अंडरग्राउंड बेसमेंट जो है उसका घर भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अंडरग्राउंड या ग्राउंड लेवल का घर लेती हैं कि जो कि बिल्कुल सड़क पे आपने एक दरवाज़ा खोला और सड़क पे खोला, तो उसमें क्या होता है कि एक तो बोसीदगी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, उसमें सबसे ज़्यादा ख़राबी क्या होती है कि ऊपर की बिल्डिंग में कोई भी गटर का काम हुआ, अगर गटर बंद होगा या सीवरेज का निज़ाम आगे पीछे होगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोट जो करेगा, पानी भरेगा, गंदगी भरेगी, वो नीचे बेसमेंट वालों को होती है। और जितनी दिन मैं वहाँ रही हूँ उसमें 2-3 एक्सपीरियंसेस तो मेरे सामने हुए कि जो बेचारे अंडरग्राउंड, जो बेसमेंट में थे या अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पे थे, ऊपर जो है वो लोगों ने कोई चीज़, ऊपर किसी बच्चे ने कोई चीज़ फंसा दी या जो भी कुछ हुआ, और नीचे ड्रेनेज उनके घर में बेचारों के यहाँ पूरे घर में नजिस पानी, और बाथरूम जो है वो ओवरफ्लो कर गया, पूरा घर गंदा। 7 या 800 लीरा उन्होंने दिए, प्लम्बर को बुलाया, उसने लाके मशीनों से उस गटर को खोला, तो बेचारे वो नीचे वालों की सारी परेशानी और फिर उस गंदगी से नजासत और आपका सामान अलग ख़राब होता है। तो वो आप लोगों को किसी सूरत नहीं लेना है। और उसमें नॉर्मल होता क्या है कि जो बेसमेंट और ग्राउंड लेवल वाले घर हैं उनमें गैलरीज़ नहीं होती, तो गैलरी बालकोनी जिसे कहते हैं वो नहीं होती, तो उससे भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि कपड़े सुखाने हैं, कोई और काम है, तो बालकोनी भी आपके लिए बहुत कारआमद होती है। तो थोड़ा सा हब्स का एहसास होता है कि बिल्कुल घुटा हुआ चार दीवारी में बैठे हुए, क्योंकि मेन रोड होती है, बार बार आप सड़क पे नहीं जा सकते। अच्छा, उसके अलावा जो है कोशिश ये करना है कि समंदर से बहुत करीब घर नहीं लेना है, अनलेस अनटिल के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है समंदर के करीब रहना, या फिर ये कि जो फॉरेनर्स हैं जो उनको पसंद होता है कि बिल्कुल समंदर के पास रहना और सी व्यू और सी शोर जो है उनका ड्रीम होता है, तो उनके लिए तो ज़रूर वो लें। लेकिन होता ये है कि समंदर के जितना करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा सीपेज और नमकियात जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी बिल्डिंग को। उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो मटेरियल है वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, सीपेज जल्दी आता है, आबो फ़ज़ा जो है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सोच समझ के लें, समंदर से जितना क़रीब होगा उतनी ही उस बिल्डिंग में जल्दी डैमेज होगी और जल्दी उसमें तोड़ फोड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डीप में ना जाएं। जो आप जब नक्शा देखेंगे या आप नोट करेंगे, जब आपको आपका एजेंट लेके जा रहा होगा तो पहले सड़क स्मूथ होगी, फिर वो थोड़ा सा नीचे डीप होगा, फिर राउंड अबाउट आप महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी थोड़ी नीचे जाती चली जा रही है। या ये कि आप बैठे हुए गाड़ी में जब देख रहे होंगे तो आपको अपना आप ऊपर और नीचे की तरफ जब निगाह डालेंगे तो आपको अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, ग्राउंड्स, गाड़ियाँ नज़र आएंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो जितनी गहराई में घर हैं, क्योंकि पानी जो है उसका हमेशा पानी जो है वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जाता है, तो समंदर से जो पानी आ रहा है, ज़मीन से जो सीपेज है, समंदरी पानी जो ज़मीन में सतह में आ रहा है, वो जो सबसे डीप जगह है वहाँ सबसे पहले पहुँचता है। तो सबसे ज़्यादा डैमेजेस उसी बिल्डिंग में होती हैं। तो आपको ये नोट करना है। और दूसरी बात ये कि आप डीप में चले जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक पहली भी वीडियो में मैंने किसी में जिक्र किया ऐसा बहुत आपको डीपली, तो उसमें भी आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिफरेंट हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है।
और जब बिल्डिंग को आप बाहर की तरफ से, पीछे की तरफ से, कोनों से, खिड़कियों के बाहर मुंह डाल के साइटों पे देखेंगे तो अक्सर उसमें तोड़ फोड़ और दरारें पड़ी हुई होंगी, जो कि निशानी है कि इसके अंदर सीपेज आ गई और इस बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया उसने। और कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग, 3-4 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग ना लें, क्योंकि सीपेज जो है वो हल्के 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 नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू होती है और ऊपर आते 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 वो डैमेजेस करना शुरू कर देती है। तो अगर आप बहुत पुरानी बिल्डिंग लेंगे तो उसमें डैमेजेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और तुर्की में एक ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि हाई रिस्क है ज़लज़ले की वजह से, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि नोटिस मिलते रहते हैं कि जी ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है, मखदूश हो गई है, इसको गिराना है और नई बिल्डिंग बनेगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, आपकी जो बिल्डिंग पे आपने तापू पे जो कीमत लिखी हुई होती है उसी बिल्डिंग पैसों के हिसाब से या तो आपको पैसे दे देते हैं या कोई और उससे मिलती जुलती बिल्डिंग में आपको शिफ्ट कर देते हैं। तो इस सूरत में भी आपको बहुत ख़्याल रखना है ना कि अगर बहुत बिल्डिंग पुरानी हो और आपको बदलना पड़ गई तो कितनी परेशानी की बात है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो रकम है उससे भी कम रकम आपको मिलती है। तो कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ मत जाएं, और ऐसी बिल्डिंग हो 2-3 साल, कोशिश तो यही करें कि 1 साल, 1 डेढ़ साल, 2 साल पुरानी हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसमें डैमेजेस कम होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि ये भी नोट आपको करना है कि फ़र्ज़ कीजिए वो कहते हैं जी 5 साल पुरानी बिल्डिंग है, 8 साल पुरानी बिल्डिंग है, आप अंदर दाखिल होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन फ़ानूस लगाए हुए हैं, नया किचन बनाया हुआ है, बाथरूम जा रहे हैं तो बहुत अच्छे डेकोरेटिव वॉलपेपर्स लगे हुए हैं जगह जगह, और सीलिंग बड़ी खूबसूरत हैं, और आप कहते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दूसरी जगह देख कर आए थे ना, नया फ्लैट जो कि 5 लाख लीरा का था या 6 लाख का, ये तो बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो इन्होंने सब रिपेयर करवा दिया। तो बास औक़ात पुरानी बिल्डिंग की रिपेयर जो है वो भी एक ख़तरे की निशानी होती। वल्लाह आलम उन्होंने कौन कौन सी चीज़ ऐसी डैमेजेस थी जिसको छुपाने के लिए लीपा पोती की है, और क्योंकि वो आर्टिफिशियल मेकअप है, उसको रिपेयर किया है, थोड़े से वक्त कम पैसा लगा के उसकी ऐबों को छुपाया है, तो किसी भी वक्त वो ऐब ज़ाहिर हो सकते हैं। और फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने प्लास्टर कर दिया लीपा पोती करके, जो क्रैक्स आए हुए हैं, जो डैमेजेस ऑलरेडी सीपेज की हो गई, उसको छुपा दिया, तो आप यकीन करें कि आपको महीना भर, 1.5 महीना भी रहते हुए नहीं होगा कि उसमें हल्के 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 प्लास्टर सूख के और वो दरारें पड़ना दोबारा शुरू हो जाएंगी। क्योंकि होता ये कि जब एक दफ़ा पानी आ जाता है और नमकियात आ जाती हैं दीवारों में, तो उसको छुपाना तकरीबन नामुमकिन होता है, वो डैमेज ऐसा होता है। और जो घरों में हीटिंग चलती है, माहौल भी, मौसम भी ऐसा है तुर्की का कि उसमें हीटिंग की वजह से भी सीपिश, नमकियात और भाप जो है वो बनना शुरू होती है घर में, उससे भी पेंट वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो झड़ना शुरू हो, सही लफ्ज़ होना ये चाहिए कि इसके लिए प्लास्टर झड़ना शुरू हो जाता है। जो लोग कराची वगैरह में रह रहे हैं या बोर्ड बेसन या डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि समंदर के पानी से क्या क्या चीज़ों की डैमेजेस जो हैं वो बिल्डिंग में फ़ौरन नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इवन जहाँ खारा पानी भी है, कराची या कहीं किसी और जगह पाकिस्तान में, अगर उनकी बिल्डिंगों में खारा पानी आ रहा है तो उसकी डैमेजों का भी उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें उनको प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप घर देखने जाएंगे, सबसे आपका काम क्या है कि आप इर्द गिर्द अच्छी तरह देखें। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनके बराबर में या सामने या कॉर्नर पे बहुत बहुत कंटेनर की तरह के गार्बेज केन होते हैं, वो रखे हुए होते हैं। वहाँ पे तरीक़ा ये है कि बड़े बड़े गार्बेज केन हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कंटेनर्स रखे हुए हैं, और उसमें जाके महल्ले वाले जो हैं वो कूड़ा फेंकते हैं, और फिर उसको गाड़ी आती है गवर्नमेंट की और उसको खाली कर लेती है। तो वो वैसे तो सही है, आपको किनारे फ़र्ज़ कीजिए 2 घर दूर रखे हुए हैं, या आपके सीधे हाथ या उल्टे हाथ के घर के अंदर गली जा रही है, उसमें वो रखा है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आपको वो आपसे छुपे हुए हैं, मगर होता ये कि जैसे ही हवा या बारिशें शुरू होती हैं और उसमें से जो ताफ़ुन बदबू शुरू होती है, वो जो है बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको उस बदबू के साथ और उस ख़राबी के साथ के साथ सरवाइव कर सके। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह देखें। ये नहीं कि आप दाखिल हुए, बिल्डिंग आपको पसंद आई, आपने इर्द गिर्द नहीं देखा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमारे साथ भी यही हुआ जब हम देखने गए थे। 2-3 गार्बेज बिन्स रखे हुए हैं बड़े बड़े, अरे ये तो कोई थोड़े दिन में ही, 1-2 दिन में हटा लेंगे, ये अभी टेम्परेरी हैं, मगर वो टेम्परेरी नहीं होते, वो वहीं रखे होते हैं, लोकेटेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से।
अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक आपको ये भी चेक करना है कि घर के बाहर या साइड पे, या जब आप पीछे की खिड़की खोलेंगे तो बड़े बड़े बिजली के पोल लगे हुए होते हैं या तार गुजर रहे होते हैं। तो उसको भी आपको नोट करना है कि घर के बिल्कुल करीब, घर का दरवाज़ा आप खोलें, खिड़कियां खोलें तो सामने बिल्कुल आपके घर के साथ ही कोई तार या कोई पोल ना हो, क्योंकि इसकी भी जो इतने हाई पावर वोल्टेज के ये तारों में से करंट गुजरता है तो ये बहुत डेंजरस भी है। इसकी जो वेव्स आ रही हैं, रेज़ हैं, वो भी आपके घर के लिए डेंजर हैं। और वैसे भी कोई डेंजर तार गुजरना जो है वो कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर वेव्स जो हैं, वोल्टेज की रेज़, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो कोशिश करें कि ये आपके घर के करीब ना हो। अक्सर वहाँ ये देखने में आया है कि घरों के पीछे, जब जैसे ही आपने बैक की खिड़की खोली या साइड की खिड़की, फ्रंट की खोली, तो एक बड़ा सा पोल है और साथ इतने भारी भारी से तार चले जा रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि आप ये नोट करें कि ये ना हो। उसके बाद ये कि अक्सर ये होता है कि जब आप घर ख़रीदने वाले हों तो ये चेक करें कि इंटरनेट वहाँ मौजूद है कि नहीं है। जब आप लेते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन अगर ज़रा सी भी पुरानी बिल्डिंग है तो जब आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट वहाँ जाके आप जो सप्लायर है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर है, उससे बात करेंगे तो वो कहेंगे जी सॉरी आपके यहाँ तो केबल फुल है, बॉक्स जो है वो फुल है, अब नो मोर स्पेस। और तो फिर उस वक्त आप परेशान होंगे। ज़ाहिर बात है, बग़ैर वाईफाई के आजकल पूरे दिन आपको अपना कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप सब यूज़ करना है, तो रोज़ाना ख़रीद के तो आप नहीं खरीद कर सकते हैं कि आप वाईफाई आवर्स लें और उससे यूज़ करें आप। तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस सूरत में अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये भी थोड़ा सा कंफर्म कर लें पहले, अगर मुमकिन हो, थोड़ा टाइम हो तो फ़ोन करके किसी भी अच्छे प्रोवाइडर, तुर्कसेल है या दूसरे जो 3-4 मशहूर हैं वहाँ के वाईफाई के लिए और टीवी वगैरह के लिए, तो उनसे फ़ोन करके पूछ लें, उनको एड्रेस बताएं, वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर अवेलेबल है इंटरनेट के नहीं है। एजेंट की या मालिक मकान की बात पे बिल्कुल यकीन ना करें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सीपेज का मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये भी एक अहम तरीन बात है कि लोग 2 तरह के वहाँ पे घर हैं जो अपार्टमेंट्स हैं। एक कंपाउंड के अंदर है, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान और दूसरी जगह पे होता है कि कंपाउंड बना हुआ है और उसके अंदर फ्लैट्स हैं, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मौजूद होता है, अंडरग्राउंड पार्किंग्स होती हैं। तो देखने में तो वो कंपाउंड बहुत अच्छा लगता है कि भाई बड़ा अच्छा है, बड़ी सिक्योरिटी है, हर चीज़ अच्छी है। मगर सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि 300 से 500 600 तक उसका जो है वो महीना इजाफी ख़र्चा है जो आपको देना है आपको इस फैसिलिटीज़ के लिए। और दूसरी बात आपको ये देखनी है कि उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग है और चलना बहुत पड़ता है आपको, और एक्स्ट्रा फ़ीस है। उस बिल्डिंग में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड जो है उसके एक यूनियन के तहत आपको काम करना है। फ़र्ज़ कीजिए आपका घर, आपने उसके अंदर बहुत सजावट कर दी, सब कुछ कर दिया, और आप समझते हैं कि जी उस पैसे को 2+1 है और आपने 1 लाख का लिया था, या फ़र्ज़ कीजिए 2 लाख का लिया था, अब उसको आप 2.5-3 लाख का बेचना चाह रहे हैं, तो लोग जो है वो फ़ौरन कंपेयर कर लेते हैं कि सेम उसी बिल्डिंग में, उसी अंडर उस सुपरविज़न जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं यूनियन, उसके तहत वो तो दे रहे हैं कि जी 2 लाख का, आप 2.5 लाख का कैसे दे रहे हैं। तो उसमें आगे पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बरखिलाफ़ अगर आप कंपाउंड के अलावा घर फ्लैट लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम तो होती है कि पार्किंग के लिए आपको प्रॉपर स्पॉट नहीं मिलता, बाज़ औक़ात सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन उसमें ये आसानी होती है कि आप अपने घर को जिस तरह से रेनोवेट करवाना चाहें, गैलरी को चेंज करवाना चाहें, अंदर चेंजेस करवाना चाहें, अकॉर्डिंग टू योर चेंजेस जो है वो अपार्टमेंट की कीमत आप अप एंड डाउन जो है वो पैसे भी ले सकते हैं उससे, उसमें आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और महीने के जो आपको सर्विस चार्जेस हैं वो भी उसमें बचेंगे। तो हर चीज़ के जो हैं वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसको अच्छी तरह सर्च करके क्या आपकी नीड्स हैं, किस तरह का आपको जगह चाहिए है, कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। रह गई बात ग्रॉसरीज़, हॉस्पिटल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर, तो यकीन मानिए इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर गली के कोने पे, बल्कि एक गली जो अगर आपकी है तो उसमें आपको 3 या 4 दुकानें तो बेसिक नीड की, इसके अलावा बेसिक नीड के अलावा भी आप कहें पर्दों की दुकानें, चादरें, फर्नीचर, हर गली में वहाँ दुकानें ही दुकानें। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि जी आपको जी परेशानी होगी, बहुत दूर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स के लिए दूर जाना पड़ेगा। ये चीज़ें तो वहाँ बड़ी आसानी से आपको
आपके घर के करीब मिल जाएंगी। लेकिन मेट्रो बस आपको ज़रूर देखनी है कि जी आपकी नीड के हिसाब से कैसी है। अगर छोटे बच्चे हैं तो स्कूल्स आपके उनके करीब हैं कि नहीं है, ताकि वो आसानी से वॉक करके जा सकें या आप उनको पिक एंड ड्रॉप दे सकें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, आप समझते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपको कोई सवाल पूछना है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है उसके ऊपर। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसी कोई क्वेरी आए तो मैं फ़ौरन उसका जवाब दे सकूँ। और उम्मीद है यही कि आपको छोटी छोटी सी जो ये मैं वीडियोस बना रही हूँ, फ़िलहाल तुर्की पे डिटेल्स दे रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं कनाडा के भी हवाले से इमिग्रेशन और दूसरी चीज़ों के लिए आपको बताऊँगी। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, और अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ क्लिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि होता यही है कि एक दफ़ा क्लिक पूरी चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करते हैं, तो बार बार करने से ये होता है कि हर दफ़ा जब हर वीडियो पे आप उसके बटन को दबाएंगे तो वो अनसब्सक्राइब्ड हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही है कि आप लोग शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आने से पहले इस परेशानी से बच सकें और छोटे छोटे से टिप्स से कोई फ़ायदा उठा सकें। मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आपके इरादों में कामयाब करे। आमीन। खुदा हाफिज़।